हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला हेडिंग डालिएगा नेशनल स्टार्टअप डे। पहली हेडिंग क्या है? नेशनल स्टार्टअप डे। कब सेलिब्रेट किया गया? तो 9वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं इसकी। कब? डेट याद रखिएगा, 16 जनवरी। 16 जनवरी को हम लोग क्या मना रहे हैं? नेशनल स्टार्टअप डे। क्लियर? कैवी वर्षगांठ है ये? तो 9वीं वर्षगांठ है, 9th। हेडिंग डालिएगा नेशनल स्टार्टअप डे। और ये 16 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और 9वीं वर्षगांठ है। भारत सरकार ने वर्ष 2016 में आज ही के दिन स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में 16 जनवरी के दिन ही शुरुआत हुई थी, इसीलिए हम लोग आज के दिन नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस वर्ष भारत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दिन स्टार्टअप इंडिया पहल की 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। क्लियर? भारत सरकार की ओर से इस स्कीम की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप एक नई कंपनी होती है जो नए और अनोखे विचारों को बाजार में लाती है। स्टार्टअप 2016 में, ठीक है, स्टार्ट की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 16 जनवरी के दिन, इसीलिए हम लोग आज के दिन 16 जनवरी को स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड स्टार्टअप इंडिया ऑन दिस डे इन द ईयर 2016। क्लियर? स्टार्टअप इन द कंट्री एंड प्रमोट, इसका मुख्य उद्देश्य है एंटरप्रेन्योरशिप। अ स्टार्टअप इज अ न्यू कंपनी दैट ब्रिंग्स न्यू एंड यूनिक आइडियाज टू द मार्केट। यदि हम कोई भी न्यू आइडियाज, कोई भी न्यू कंपनी बनाते हैं, कोई नया इनोवेशन खोजते हैं, तो उसको मार्केट में लेके आते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, यही क्या है? स्टार्टअप है। स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप कोई पेन बनाने की कंपनी लेके आ रहे हो, आप कोई बिजनेस सोच रहे हो, कोई मार्केटिंग सोच रहे हो, ठीक है, कोई डिजिटल मार्केटिंग कोई कर रहा है, तो ये सारे क्या है? किसी की भी खुद की जो इनोवेशन है वो उसके लिए स्टार्टअप है, जिसे वो मार्केट में लेके आ रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। क्लियर? अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, क्यों है न्यूज में? तो CISF गृह मंत्रालय के अधीन भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। प्राथमिक मिशन बड़े संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करना और राज्य के स्वामित्व वाले हो या निजी स्वामित्व वाले, उनको सुरक्षा देता है। ऐसी कोई भी संस्थान जो राज्य के स्वामित्व में हो चाहे निजी स्वामित्व में हो, CISF उसको सुरक्षा प्रदान करता है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने 2 नए रिजर्व बटालियन CISF के लिए अप्रूव किए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की 2 नई रिजर्व बटालियन बनाने की मंजूरी दे दी है। अब करंट में 13 थे, अब बढ़ के कितने हो जाएंगे? 15 बटालियन हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 15 बटालियन हो जाएंगे। राजविंदर सिंह भट्टी इसके महानिदेशक है। तो पहली चीज इसमें, पहला पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा कि गवर्नमेंट ने 2 नए बटालियन की नियुक्ति की है। तो वर्तमान में टोटल बटालियंस की संख्या CISF में 15 हो जाएगी। क्लियर? और दूसरा पॉइंट, इसके अभी वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो राजविंदर सिंह भट्टी अभी इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। क्लियर? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इज अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर? किसके अंतर्गत आता है CISF? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। राजविंदर सिंह भट्टी इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF के वर्तमान जो महानिदेशक है वो कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी जी हैं। तो 3 पॉइंट्स इसमें हो गए। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। अगला टॉपिक है, डालिएगा प्रेरणा स्कूल। न्यूज में क्यों है? गुजरात के मेहसाना जिले के वाडनगर में स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूल का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 16 जनवरी को लोकार्पण किया गया जाएगा। ठीक है, इस स्कूल को प्रेरणा स्कूल का नाम दिया गया है। यह वही स्कूल है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने
अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी। ठीक है, ये जो स्कूल देख रहे हैं, हमारे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहीं से अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपनी यहीं से ली थी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका क्या किया गया है, पुनरुद्धार किया गया है, और इसका नाम क्या दिया गया है, प्रेरणा स्कूल। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया है, प्रेरणा स्कूल। याद रखिएगा कहाँ है, तो गुजरात के वाडनगर में है। गुजरात के वाडनगर में प्रेरणा स्कूल किससे संबंधित है, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से ग्रहण की थी। क्लियर। पीएम नरेंद्र मोदी स्कूल लोकेटेड इन वाडनगर इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात विल बी इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। क्लियर। अगला टॉपिक डालिएगा, काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम। क्लियर। मनाया क्यों जाता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक महत्व को दिखाने के लिए। ठीक है, हम लोग काशी तमिल संगमम हर साल आयोजित करते हैं। ठीक है, 2025 में 15 से 24 फरवरी 2025 तक ये आयोजित किया जाएगा। 22 में और 23 में आयोजित हो चुका है, उत्तर दक्षिण भारत के सांस्कृतिक भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो काशी तमिल संगमम मनाने का उद्देश्य क्या है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो सांस्कृतिक महत्व है उसको मजबूत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काशी तमिल संगमम का आयोजन करते हैं। कहाँ हो रहा है, तो तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारी की है। वही वाराणसी में बीएचयू द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। तो बनारस में इसकी तैयारी बीएचयू कर रहा है, तो लिखिएगा बनारस में कौन कर रहा है, एक तो बनारस में हो रही है इसकी तैयारी। ठीक है, और एक कहाँ हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है। क्लियर। बनारस में बीएचयू कर रहा है, बनारस में कौन कर रहा है, बीएचयू कर रहा है। तमिलनाडु में कौन कर रहा है, आईआईटी मद्रास कर रहा है। क्लियर। तो लिख लीजिएगा इस चीजों को, तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास इसका आयोजन कर रहा है, और काशी में, बनारस में बीएचयू के द्वारा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, काशी तमिल संगमम। द अपकमिंग काशी तमिल संगमम विल बी हेल्ड फ्रॉम 15 to 24 फरवरी 2025. IIT Madras has prepared for this important events in Tamil Nadu. BHU will have host this event in वाराणसी। BHU कहाँ होस्ट कर रहा है, बनारस में, और IIT मद्रास कहाँ होस्ट कर रहा है, तो तमिलनाडु में। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है उड़ीसा पेंशन योजना 2025। ठीक है, उड़ीसा सरकार दे रही है हर महीने 3500 रुपए। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, याद रखिएगा मोहन चरण मांझी। तो अपना हेडिंग डालिएगा उड़ीसा पेंशन योजना, और पहला पॉइंट डालिएगा सीएम ऑफ उड़ीसा मोहन चरण मांझी। उसके आगे लिखिएगा 80 वर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 80 वर्ष और 80% से अधिक जो जिसकी विकलांगता, जब आप डिसेबिलिटीज वाली जो सर्टिफिकेट बनती है और उसमें यदि आपकी विकलांगता 80% से अधिक है, ठीक है, मोर देन 80% है, तो आप इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, सभी लाभार्थियों को 3500 रुपए की रकम मिलेगी। मासिक पेंशन आपको कितना मिल रहा है, तो 3500 का आपको मासिक पेंशन मिल रहा है, और इसके दो क्राइटेरिया है। एक तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 80 होनी चाहिए एज। ठीक है, एज 80 होनी चाहिए, या 80% से अधिक। ठीक है, मोर देन 80% आपकी डिसेबिलिटीज, आपकी विकलांगता होनी चाहिए। तो उनके लिए उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी launched enhanced pension for citizens age 18 years and 80% और more disabilities के लोगों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। तो आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला टॉपिक डालिए आप लोग, ट्यूलिप सिद्दीकी क्यों है ये नाम चर्चा में, ट्यूलिप सिद्दीकी। हेडिंग डालिएगा शेख हसीना पर एक और आफत, भतीजी को छोड़ना पड़ा मंत्री पद। कहाँ की मंत्री थी ये, ब्रिटेन की वित्त मंत्री थी, ब्रिटेन की। ट्यूलिप सिद्दीकी हेडिंग डालिएगा, और नीचे डालिएगा उसके क्या थी ये, ब्रिटेन की वित्त मंत्री थी। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन।
ठीक है। ब्रिटेन की फाइनेंस मिनिस्टर थी ट्यूलिप सिद्दीकी। उन्होंने ब्रिटेन के वित्त मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर लेबर पार्टी की सांसद एम्मा रोनाल्ड्स, ये भी नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन की नई वित्त मंत्री के पद पे अभी कौन सा स्थापित हुई है, तो एम्मा रोनाल्ड्स। एम्मा रोनाल्ड्स को नया वित्त मंत्री बनाया गया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने ब्रिटेन की सरकार से ट्यूलिप सिद्दीकी की संपत्तियों की जांच की मांग की है। ठीक है, कुछ वित्तीय हेरफेर की वजह से इन पे कुछ आरोप लगे हैं, जिस कारण से इनको इस्तीफा देना पड़ा है। वहीं जो अभी बांग्लादेश के वर्तमान हेड है, ठीक है, मोहम्मद यूनुस, उनके द्वारा कहा गया है कि इनकी जितने भी संपत्तियां हैं उनकी जांच की जाए और पता किया जाए कि क्या दिक्कत आ रही है। तो ट्यूलिप सिद्दीकी कौन है? ब्रिटेन की वित्त मंत्री थी, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये शेख हसीना की कौन है? भतीजी है। क्लियर? शेख हसीना नाइस ब्रिटेन फाइनेंस मिनिस्टर ट्यूलिप सिद्दीकी हैज सफर्ड अ मेजर सेटबैक। ठीक है, सी हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ब्रिटेन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक डालिएगा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास। लद्दाख पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है। न्यूज में क्यों है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो उल्लास है हमारा, उसके तहत लद्दाख क्या है? पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन चुकी है। लद्दाख हैज बिकम द फर्स्ट फुली लिटरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम उल्लास। तो उल्लास हेडिंग डालिए और उसके नीचे डालिए कि ये क्या है? ये एक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है और लद्दाख इसके तहत पहली साक्षर प्रशासनिक इकाई बन चुकी है। ठीक है, उल्लास के बारे में कुछ नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, 2020 में न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई थी। ठीक है, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। भारत सरकार ने 22 से 27 तक 5 साल की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी। ठीक है, जब 2020 में न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई थी तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 से लेकर 2027 के टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया था। ठीक है, जिसे लोकप्रिय रूप से उल्लास के रूप में भी जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में से क्या कहा जाता है? उल्लास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है? उल्लास कार्यक्रम का 2022 से 2027 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो याद रखिएगा करंट में क्यों है, तो लद्दाख इसके तहत पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन चुकी है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। भारतीय सशस्त्र बल इंडियन आर्म्ड फोर्स 16 से 19 जनवरी 25 तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित करने जा रहा है। भारतीय सेना के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य बलों की युद्ध तत्परता को बढ़ाना है। ठीक है, एक तरह का भारतीय सेनाओं का युद्धाभ्यास है जिसमें भारतीय सभी सेनाएं, थल सेना, वायुसेना, जल सेनाएं भाग लेती है और अपनी जो युद्ध कौशल है, युद्ध नीतियां है, इनको बेहतर बनाती है। द इंडियन आर्म्ड फोर्स आर गोइंग टू कंडक्ट अ मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। ठीक है, तो याद रखिएगा डेविल स्ट्राइक किससे संबंधित है? तो डेविल स्ट्राइक भारतीय सेनाओं से, इंडियन आर्म्ड फोर्स से संबंधित एक्सरसाइज है। और आज का लास्ट टॉपिक है सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल, हमारे ऑब्जर्वेटरी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, पूर्वी भारत की 6th, हमारी जो पूर्वी भारत है उसका पहला खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ ओपन किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़ पंचकोट क्षेत्र में ये वेधशाला बनाई गई है और इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर
रखा गया है। ठीक है, तो पूर्वी भारत की पहली वेधशाला, खगोलीय वेधशाला कौन सी है? तो सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, गढ़ पंचकोट क्षेत्र में स्थित है। वेधशाला छात्रों और वैज्ञानिकों को खगोलीय विज्ञान, खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी शोध करने में मदद करेगा। तो ये जो वेधशाला खोली गई है, इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चेज है उनको प्रमोट करना, स्टूडेंट्स को उनके बारे में नॉलेज देना। ठीक है, तो इसलिए ये वेधशाला, ये ऑब्जर्वेटरी ओपन की गई है। ईस्ट इंडिया फर्स्ट एंड द कंट्रीज 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज इनॉग्रेटेड एट पंचेत हिल, गढ़ पंचकोट एरिया ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है, और इसका नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ।